जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान से डिटेल में बात करेंगे और आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपके सबसे बेहतर साथी साबित होंगे एग्जाम्स टाइम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चे, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम प्राइमरीली टारगेट्स एक स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, मुख्य रूप से इन पर किन पर केंद्रित है। ठीक है, यानी किसके लिए काम करता है। ठीक है बच्चे, तो देखिए, लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़ी कंपनियां, स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले जो सब्जी वब्जी बेचते हैं, गोलगप्पे वगैरह लगाते हैं, वो फार्मर्स ओनली, किसानों के लिए, फिर आईटी कंपनीज के लिए। ठीक है बच्चे, देखिए ये जो स्कीम है ये न्यूज में क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और ये स्कीम है क्या इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आपको दिख गया होगा, रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। अब देखिए क्या है ना कि भारत में छोटे मोटे उद्योग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गरीब इंसान हूं, मजदूर हूं, मैं चाहता हूं कि यार मैं सब्जी वब्जी का रेडी लगाना शुरू कर दूं, या फिर मैं गोलगप्पे की रेडी लगाऊं, चाट फुल्की बेचना शुरू कर दूं, या फिर मैं कुछ और थोड़ा सा बड़ा कर लूं जो कि 50-60 हजार तक के रेंज में मेरा इन्वेस्टमेंट हो और मुझे इजीली काम करना मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीजें मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं देखूंगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए स्टार्ट किया गया था, याद रख लेना। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, यानी कि जो गलियों में घूम घूम के सामान बेचते हैं उनके लिए, या फिर रेहड़ी वगैरह पटरियों पे सामान बेचते हैं उनके लिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब इनको क्या दिया जाएगा, इसमें लोन दिया जाएगा। ठीक, इस योजना में लोन दिया जाएगा, ये पॉइंट आप याद रखें। क्लियर पॉइंट। अब जब लोन दिया जाएगा तो सर कितने का लोन दिया जाएगा, तो पहले तो देखिए, पहले कितना था, पहले था आपका ये 10,000 का लोन। ठीक है, 20,000 का लोन, और ये आपका 75,000 का लोन। ठीक है, ये 3 लोन दिए जाएंगे, याद रखना। ठीक है, अब 3 लोन कैसे काम करने वाले हैं, किसी भी वेंडर को पहले 10,000 का लोन दिया जाएगा। ठीक है, ये पहले 10,000 का लोन दिया जाए, इसको ट्रांचे बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रांचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांचे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांचे बोलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए ओके बच्चे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांचे बोलते हैं। ठीक है, ट्रांचे। ट्रांचे का मतलब क्या होता है, यहां पे किस्त की मैं बात करूंगा। ठीक है, किस्त की बात करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांचे 10,000 का, सेकंड ट्रांचे ये वाला 10,000 अगर मैं चुका दूंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा 20,000 वाले लोन के लिए। ठीक है, तो इसको सेकंड ट्रांचे, और ये आपका थर्ड ट्रांचे 20,000 वाला लोन मैं चुका दूंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा 75,000 वाले लोन के लिए। तो ये रहा आपके पास थर्ड ट्रांचे के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, थर्ड ट्रांचे। चलिए, तो आपको ये पता लग रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी वालों को हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, सरकार की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसकी जो तारीख है ना 2024 में खत्म हो रही थी। ठीक है, इसको बढ़ा के 2028 तक कर दिया गया है। ठीक है, मार्च 28 नहीं 30, ठीक है, मार्च 2030 तक कर दिया गया है, ये बात याद रखना। तो न्यूज क्या है, करंट अफेयर क्या है, अभी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि पीएम स्वनिधि योजना जो है, इसकी जो कार्यकाल है, अवधि है, समय है, उसको बढ़ा के मार्च 2030 तक कर दिया गया है, ये बात याद रखना। अब दूसरा परिवर्तन क्या हो रहा है, याद रखेगा, दूसरा परिवर्तन होगा ट्रांचे में। ट्रांचे में यानी कि जो पहली 10,000 की ट्रांचे थी उसको बढ़ाकर 15,000 का कर दिया गया है, दूसरी 20,000 की थी उसको बढ़ाकर 25,000 का कर दिया गया है, और तीसरी अनचेंज है, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। ये क्यों किया है सरकार ने, ताकि लोगों को रोजगार का अवसर मिले। ठीक है, अपना धंधा करें, डेफिनेटली यार स्टार्टअप पे सरकार दे रही है ध्यान। आत्मनिर्भर भारत सरकार ने चलाया है ना, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि मेरा खुद का धंधा है, खुद कमा रहा हूं, जितनी मेहनत करूंगा उतना मेरे को पैसा मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए या स्मॉल ट्रेडर्स के लिए किया गया था। याद रखना, ट्रांचे में चेंजेस कितने हुए, 15,000, 10,000 से बढ़ा करके 25,000, 20,000 से बढ़ा करके, और 75,000 सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या आता है आपके पास। इंडियाज बिड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 प्रपोजेस विद सिटी। ठीक है, अब देखिए 2030 में क्या होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं 2030 के अंदर में। ठीक है बच्चे, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम जब भी होता है ना, तो पूरी दुनिया से हर एक कंट्री को कहा जाता है कि आप होस्ट करना चाहते हो, कि आप होस्ट करना चाहते हो, कि आप होस्ट करना चाहते हो, कि आप होस्ट करना चाहते हो। तो हर एक कंट्री बोलेगी मैं होस्ट करना चाहता हूं। होस्ट का मतलब
आपके देश में कॉमनवेल्थ गेम 2030 में कराया जाएगा। अब सारे देश क्यों बोलते हैं कि सर हमें करने दो, हमें करने दो? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जिस देश में होगा वहां का क्या बढ़ेगा? टूरिज्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो शहर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जो है बहुत सारी भीड़ लेके आएगा, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे देखने आएंगे। तो सोचो आइसक्रीम वाले, भुट्टे वाले, गोलगप्पे वाले, या फिर वहां पे होटल्स हैं उस शहर के, जो लोग देखने आएंगे विदेशों से कॉमनवेल्थ गेम, होटलों में ही तो ठहरेंगे। तो कितना फायदा होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। या फिर उस शहर को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, उस शहर को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। ग्लोबल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान मिलेगी, ठीक है बच्चे। अब इनमें से जो भी शहर होगा, ठीक है, जो चुना जाएगा जिसमें कॉमनवेल्थ गेम 2030 किया जाएगा, वो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे पहचाना जाएगा। सीधी सीधी बात है ना? तो ग्लोबल लेवल पे जब उसको लोग पहचानेंगे तो लोग घूमने कहां पे आएंगे भाई साहब? उस शहर में आएंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा। तो हर एक देश क्या चाहता है कि भैया उसके यहाँ पे ये सब काम किए जाएं, ठीक है। तो इसके लिए बोली लगाई जाती है, ऑक्शनिंग, जिसको बिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्शनिंग, बोली लगाई जाती है। तो इंडिया की तरफ से भी बोली लगाई गई है कि जनाब कॉमनवेल्थ गेम हमारे पास भी मौका दो, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में ये इवेंट हो। तो किस शहर को प्रपोज किया है इंडिया ने? आपका ये सवाल है कि अगर इंडिया को मौका मिल जाता है तो कौन सा शहर ऐसा है जो कि कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है बच्चे। तो ये रहा आपका अहमदाबाद। क्लियर पॉइंट? तो सवाल क्या था? इंडिया किस शहर को प्रपोज कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2030 में? तो अहमदाबाद में, ठीक है बच्चे। अब अहमदाबाद के कौन से स्टेडियम में होगा? स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम याद रखेंगे आप लोग। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये होने वाला है, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्लियर बच्चे यहाँ पे? अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, याद रख लेना। क्रिकेट स्टेडियम है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये ध्यान रखना, एक पॉइंट, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं था पहले, ठीक है, नहीं था, याद रखना। इसका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। कौन सा नाम था इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नाम था। यह नाम आपसे पूछा जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसका नाम था, यह बात याद रख लेना, ठीक है। अब यह स्टेडियम किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है? तो इसको मोटेरा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? मोटेरा, ठीक है। ये वाला स्टेडियम जो है, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस क्षेत्र में? मोटेरा, मोटेरा क्षेत्र में है। मोटेरा, गुजरात का मोटेरा एरिया में, इसलिए इसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम जो कि पहले हुआ करता था, और जिस एरिया में है तो उस एरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोटेरा स्टेडियम इसका नाम है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? अब जो ये नाम चेंज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे कोविंद, रामनाथ कोविंद थे ना, उनके द्वारा चेंज किया गया था। कौन थे? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ये कौन थे? हमारे, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति थे, तो इनके द्वारा नाम चेंज किया गया था, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? अब बात करते हैं कि सर ये कॉमनवेल्थ गेम जो है, ठीक है, ये कौन करवाता है? तो कॉमनवेल्थ गेम जो, देखिए, जब अंग्रेज थे, जिन जिन देशों पे इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उन देशों का एक ग्रुप है। अब देखिए, अंग्रेज चले गए, लेकिन जाते हुए उन्होंने क्या बोला कि देखो यार, ऐसा है कि हम ना एक ग्रुप बना लेते हैं, जिन जिन देशों पे हमारा कब्जा था, हम आजाद तो कर ही रहे हैं, तो एक ग्रुप बना लेते हैं, क्यों ना आजादी के बाद भाई बहन बन के रहें, ठीक है, दोस्ती यारी करके रहें। तो इन्होंने ना एक कॉमनवेल्थ ग्रुप बना लिया था, ठीक है, जिसमें कितनी कंट्रीज हैं? कितनी? कॉमनवेल्थ ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं? 56 कंट्रीज हैं यहाँ पे। ये बात आप लोग याद रखेगा, कितने? 56 कंट्रीज आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है। तो 56 कंट्रीज मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? याद रखेगा। डन, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, कितने एथलीट्स होंगे यहाँ पे? 72 इवेंट्स होंगे, 72 इवेंट्स, एथलीट्स इवेंट, ठीक है, एथलीट इवेंट्स कितने होंगे? 72, ठीक है, एथलीट इवेंट्स कितने होंगे? 72। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए, तो अहमदाबाद को अगर मौका मिल जाता है कि भैया आप चलो कॉमनवेल्थ गेम 2030 ऑर्गेनाइज करवाओ, तो यहां पे अहमदाबाद को क्या मिलेगा? टूरिज्म बढ़िया हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया हो जाएंगी, और ग्लोबल लेवल पे पहचान भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिडिंग किया जा रहा है, और बिडिंग में अहमदाबाद को प्रपोज किया है भारत ने, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 विल बी होस्ट बाय विच कंट्री? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है,
और उसको होस्ट कर रहा है कौन सी कंट्री, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एक्सरसाइज कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ये एक ब्राइट स्टार, ठीक है, कौन सी है, नाम क्या है इसका, ब्राइट स्टार। ठीक है, ब्राइट स्टार, ठीक है, ब्राइट स्टार, याद रखना ब्राइट स्टार जो है क्या है, ये एक, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री नहीं ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। क्या है ये, एक ट्राई सर्विसेज, ठीक है, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। सर ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें मिलिट्री, क्या इसमें मिलिट्री, सॉरी मिलिट्री बोल रहा हूं, आर्मी, ठीक है, क्योंकि इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों पार्टिसिपेट करती है। ठीक है बच्चे, चलिए, क्योंकि इसमें क्या करेंगी, ठीक है, आर्मी, आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करेंगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई सर्विसेज। उसके बाद ये क्या है, मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे देश यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, मल्टीलेटरल, अब इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे। कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे, 43 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, याद रखना 43 कंट्रीज में जो 13 होंगी ना, जो 13 होंगी ना, वो एक्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स 13 होंगे, याद रखना। ठीक है, 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, और जो बाकी 30 कंट्रीज हैं वो ऑब्जर्वर का काम करेंगी। ठीक है, ऑब्जर्वर का काम करेंगी। नाउ अब ऑब्जर्वर क्या होता है सर, जरा बता दीजिए। तो देखिए ये 43 कंट्रीज में से ना जो 13 कंट्रीज हैं ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इनके जो मतलब आर्मी हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी हो गया, वो डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो 30 लोग होंगे ना, 30 कंट्रीज, ये सिर्फ देखने जाएंगी, ऑब्जर्व करेंगी, देखेंगी, समझने की कोशिश करेंगी। उन एक्सरसाइजेस के जो टेक्निक्स होंगे, उन एक्सरसाइजेस के जो बेनिफिट्स होंगे, उन सबको अपनी कंट्रीज में अप्लाई करेंगी। ये ठीक वैसे ही है कि एक मैच खेला जा रहा है जिसमें 13 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बाकी 30 टीमें बैठ के स्टेडियम में ऐसे देख रही हैं। ठीक है, ताकि वो सीख के अपने देश में अप्लाई कर लें। क्लियर पॉइंट। तो फिलहाल ये 43 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये 43 में जो आपका 13 ही है जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही है फिजिकल लेवल पे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए बच्चे, अब सवाल क्या था कि कौन सा देश इसको होस्ट कर रहा है, तो याद रखना इजिप्ट इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है, इजिप्ट होस्ट कर रहा है, और प्लस यूएस होस्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों मिलके इसको होस्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही होस्ट करते हैं, ये दोनों की ही एक्सरसाइज है, याद रखेगा। ठीक है, अब कब शुरुआत किया गया था, तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी 1980 में से इसको हर साल नहीं 2 साल में एक बार। ठीक है, बायनियल। ठीक है, बायनियल का मतलब क्या होता है, 2 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और ये कुछ बड़ी एक्सरसाइजेस में से एक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 43 टीम्स यहाँ पे शामिल हैं, 43 टीम्स यहाँ पे काम करेंगी, चाहे वो ऑब्जर्वर हो या फिर पार्टिसिपेंट हो। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इजिप्ट हो जाएगा। और इंडिया की बात कर ले, क्या सर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया कर रहा है। तो इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इंडिया अपने 7000, कितने, इंडिया अपने 7000, ठीक है, 7000 नहीं 700 प्लस, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवान भेजेगा। ठीक है, कितने जवान भेजेगा, 7700 जवान भेजेगा, 700 प्लस जवान भेजेगा। तो डेफिनेटली इंडिया जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारी चीजें हैं। क्लियर पॉइंट। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला सवाल आपके लिए क्या बनता है बच्चों। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द JNK बैंक, यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन है रमेश अभिषेक, ठीक है, S कृष्णन, राजीव कुमार और अरुंधति भट्टाचार्य। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, S कृष्णन की बात करें, S कृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पे इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है, किसका, ठीक है, JNK बैंक का, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। ठीक है, यानी कि ये सारा देख रेख, सारा कार्यभार अब ये जम्मू एंड कश्मीर का इनके कंधों पे आ चुका है, यही सारे मेन डिसीजन यहाँ पे लेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है, अच्छा इनकी बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, यही है पहले S कृष्णन साहब। S कृष्णन साहब इससे पहले कहां काम करते थे। ठीक है, तो ये CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, ये बात आप याद रखना, पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल
मर्केंटाइल बैंक की हम बात कर रहे हैं, याद रख लेना, ठीक है। इसके भी सीईओ और एमडी रह चुके हैं। अब बात करते हैं सर जे.एन.के बैंक है, ये बनाया कब गया था? तो हमारी आजादी के पहले, ठीक है। जे.एन.के बैंक कब बनाया गया था? हमारी आजादी के पहले, कब? 1938 में बनाया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आता है, ठीक है बच्चे। देखो बच्चों, एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक बार शुरू किया तो एंड तक आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। जब पसीने आ रहे हैं लेकिन आपके लिए हम हमेशा ऐसे ही जोश बरकरार रखेंगे। हम ढीले पड़ गए ना तो आप लोग भी पहले के ऐसे ऐसे ढीले पड़ जाओगे, नहीं, ढीले नहीं पड़ना है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना हमारा टारगेट है। याद रख लेना, आप तैयारी अपने लिए कर रहे हो, ये सपना आपने अपने लिए देखा है, लेकिन आपके माँ बाप ने आपके लिए सपना तभी देख लिया था जब आप पैदा हुए थे। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, अपने समाज के लिए कर रहे हो, अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हो, अपने परिवार, यार, दोस्त, मित्र, सखा, सबके लिए कर रहे हो। ये पॉइंट याद रखना, एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था कब? शुरू किया गया था भाई 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। अब इसमें जो अकाउंट खुलवाते हैं वो किस चीज के लिए एलिजिबल है, उनको इनमें से क्या मिल जाता है, ये आपको बताना है। तो लाइफ इंश्योरेंस 30,000 का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का, या दोनों ही मिल जाते हैं, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का, दोनों ही मिल जाते हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं मिलता, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूं कह लीजिए बीजेपी सरकार ने यह देखा कि यार हमें ना हर घर में ना बैंकिंग सर्विसेज पहुंचानी चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने टारगेट क्या रखा कि 90% जनता अंडर बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए। कितनी? 90% जनता, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? जनता, हमारे सिटीजन कहां होने चाहिए? अंडर बैंकिंग सर्विसेज होना चाहिए। कहां होना चाहिए? अंडर बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज वो इस्तेमाल करें, यानी कि सबका एक अकाउंट तो हो, ठीक है। अब गांव वाले लोग अकाउंट क्यों खुलवाएंगे भैया? गांव में वो बीड़ी पी रहा है बंदा, ठीक है, बुजुर्ग अंकल है, ठीक है, वो आपका दादाजी है, 80 साल हो चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो वो क्यों अकाउंट खुलवाएगा? नहीं खुलवाएगा। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका पहले से ही पीएनबी में अकाउंट है, यहाँ पे एसबीआई में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, वो क्यों अकाउंट खुलवाएगा? तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुछ ऐसी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जनधन खाता में ऐसा फैसिलिटी दिया जाएगा कि भाई हम लोग मजबूर हो जाएं क्या करने के लिए? अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री जनधन, पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या है ये? प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है, जनधन खाता खोला जाता है, ठीक है, जनधन खाता खोला जाता है, ठीक है, खाता खोला जाता है। अब इस खाते में ऐसा क्या बेनिफिट मिलेगा कि लोग मजबूर हो जाए यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए? पहला तो जीरो बैलेंस की बात करते हैं। पहला क्या हो जाएगा सर? जीरो बैलेंस पे खुल जाएगा, ठीक है, जीरो बैलेंस पे खुल जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो बैलेंस पे खुल जाएगा तो सर पंजाब नेशनल बैंक भी जीरो बैलेंस पे खोल देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जीरो बैलेंस पे खोल देता है, बिल्कुल खोल देता है, लेकिन वो आपको डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड फ्री में नहीं देता, जीरो बैलेंस पे नहीं देता। आप जब भी एटीएम लेने जाओगे ना वो बोलेगा कि 250-300 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड होगा ना, ये फ्री में दे देगा। क्या दे देगा? ये डेबिट कार्ड देगा फ्री में, ठीक है, डेबिट कार्ड देगा आपका, डेबिट कार्ड एट जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस पे आपको डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। समझ में आया? चलो जी, क्लियर है पॉइंट। अब सर मुझे नहीं चाहिए डेबिट कार्ड, गांव में कितने लोग एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? कितने लोग? और मैं तो यूपीआई से काम कर लूंगा, ठीक है, तो मैं क्यों डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करूं? तो इनको और कुछ देना पड़ेगा लोगों को लालच लाने के लिए। तो यहां पे अब क्या सरकार ने बोला कि चलो यार तुम्हारे घर पे आके हम लोग खाता खोल देंगे, यानी जनधन खाता वाले जो ग्रामीण बैंक वाले घर पे आके खाता खोल जाते हैं, पासबुक आपका लेके जाएंगे, प्रिंट करवा के आपको वहीं पे पासबुक घर पे पहुंचा देते हैं, इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों ने मना कर दिया, सर यार हमको नहीं पता, हम नहीं करने जा रहे। तो यहां पे एक मास्टर स्ट्रोक दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि सुनो सुनो सुनो, आपको हम इंश्योरेंस दे देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस, सही बात है भाई, इंश्योरेंस किसको नहीं पसंद, रिस्क मैनेजमेंट किसको नहीं पसंद। मैं अपनी लाइफ की बात करूंगा तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में, देखो लाइफ तो हमेशा रिस्क में रहती है, अभी जाऊंगा बाइक लेके, बाइक फिसल गई, कहानी खत्म, टिकट कट गया ऊपर का, है ना। लेकिन ऐसा इसे सेफ करने के लिए, इससे सेफ्टी के लिए मेरे हाथ पैर टूट जाए तो डेफिनेटली भैया मैं
कहां से लाऊंगा पैसे? तो इसके लिए यहां पे इनको बोला गया सर आपको ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे हम लोग। कितने का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देंगे हम लोग? कितने का? 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम लोग क्या देंगे? क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए 2 लाख का ये हो गया पहला पॉइंट। बोला अरे यार मैं बाइक ही नहीं चलाता, गांव में दादाजी हैं वो पैदल ही चले आते हैं, टमटम टांगा पे बैठ के चले आते हैं, उनको बाइक चलाने ही नहीं आती है। तो अरे यार ठीक है, मृत्यु कभी भी आ सकती है ना, आ सकती है ना, चलो इसके लिए मैं आपको एक और लाइफ इंश्योरेंस देता हूं। ठीक है, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस दे दिया मैंने आपको, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस दे दिया। अब तो खुश है दादा, अब दादा एकदम खुश, बढ़िया, हाँ भैया बढ़िया, अब करवाऊंगा मैं अकाउंट ओपन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। ठीक है, तो जनधन खाता जो अभी है, ठीक है, ये क्यों ज्यादा न्यूज में है? क्योंकि इसका 100% टारगेट अभी पूरा हो चुका है, 100% टारगेट। ठीक है, टारगेट अभी पूरा हो चुका है, यानी कि सरकार के हिसाब से, वैसे है कि नहीं है तो भगवान जाने, लेकिन सरकार की एक रिपोर्ट के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि भाई साहब 100% लोगों के पास फिलहाल बैंक अकाउंट है। ये पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, कितने लोगों के पास? 100% के पास। तो ये जनधन खाता, और ये एक और पॉइंट, ये जनधन खाता खुलवाने वाले ना जितने भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है ना, जैसे पैसा देती है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है, जैसे स्वनिधि योजना मैंने अभी आपको बताया, तो ये सारे पैसे किस अकाउंट में आएंगे? जनधन खाता। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाओगे ग्रामीण बैंकों में जाके, या फिर पंजाब नेशनल बैंक में, जो भी नेशनलाइज बैंक है उसमें खुलता है, याद रखना, नेशनलाइज बैंक में जाके खाता खुलवाओगे। ठीक है, तो जो सरकार के पैसे आते हैं ना, वो इसी खाता में आते हैं, यानी कि जनधन खाता योजना, ठीक है, सरकारी स्कीम्स को भी आगे बढ़ाने का एक टूल के रूप में काम करता है। ठीक है बच्चे, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूएन इनिशिएटिव टू इंप्रूव ग्लोबल एआई गवर्नेंस? याद देखिए इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है, यानी एक स्टार्ट किया है अपना कुछ सर्विसेज। ठीक है, तो क्या इंप्रूव करने के लिए? ग्लोबल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए 2 इनिशिएटिव लिए हैं, 2 कदम उठाए हैं। वो 2 कदम कौन से हैं? यानी वैश्विक एआई शासन में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी पहल है? कोई भी 2 कदम उठाए गए हैं, कौन से 2 कदम है? यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, यानी कि एआई पर संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल। दूसरा, ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, यानी कि एआई शासन पर वैश्विक संवाद। ठीक है, तो देखिए एआई का जो रोल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, एआई का रोल आप देखना आज की डेट में हर जगह एआई का रोल बढ़ चुका है। ठीक है, आप लोग देखना हेल्थ में, यानी कि हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, उसमें मेडिसिन की बात करें, उसमें एआई हो गया। ठीक है, याद रखना, डिफेंस की बात करें उसमें एआई की बात हो रही है। ठीक है, एजुकेशन में बात करें तो उसमें एआई की बात हो रही है, यानी कि हर जगह भैया, बिजनेस की बात करें तो उसमें एआई की बात हो रही है। यानी कि एआई अब आज की डेट का सबसे बड़ा टूल हो चुका है, सबसे बड़ा हथियार हो चुका है, तो इसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बंदर के हाथ में AK-47 दे दिया और डू 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 करके भून रहा हो। ठीक है, एआई कहीं वैसा तो नहीं साबित होने वाला है, नहीं भाई, इसके लिए हमको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए यूनाइटेड नेशन, जो कि पूरी दुनिया के लिए सोचता है, पूरे विश्व के लिए काम करता है, उसने 2 कदम उठाए हैं, और ये दोनों कदम कौन कौन से हैं? पहला, यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइंटिफिक पैनल, यानी कि एक तरीके का क्या है, ये साइंटिफिक पैनल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। क्लियर है पॉइंट? ये क्या करेगा? ये वाला पहला पॉइंट, रिसर्च करेगा। ठीक है, क्या करेगा? रिसर्च करेगा, किसके फील्ड में? ठीक है, इन फील्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में रिसर्च करेगा। ठीक है, प्रोग्राम डेवलप करेगा। क्या करेगा? ये प्रोग्राम डेवलप करेगा। ठीक है, किसके लिए? एआई के लिए, कि भाई साहब एआई का सही, ठीक है, इस्तेमाल हो, एआई जो है, ठीक है, वो सेफ हो, ठीक है, सिक्योर हो, इसके लिए वो क्या करेगा? रिसर्च करेगा। कहीं पता लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर में कुछ ऐसा चल रहा है कि भैया एआई की मदद से दूसरे देशों में घुसा जा रहा है, दूसरे देशों की गवर्नेंस देखी जा रही है, दूसरे देशों में जाके अटैक करवाया जा रहा है एआई की हेल्प से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेफ कैसे किया जाए एआई को, और मजबूत कैसे किया जाए एआई को, इसके लिए क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर साइंटिफिक पैनल की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना पहला ये। ठीक है, क्लियर है? अब इसकी बातचीत कहां पे होगी? ऐसा थोड़ी कि यूएन ने कह दिया है तुम सब पैनल में आओ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पैनल में आके होगा क्या, ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए दूसरा किया गया है। ठीक है, इसके लिए दूसरा, ग्लोबल डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। ग्लोबल लेवल पे आकर के बातचीत करेंगे, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरा कदम
क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, यहाँ पे कौन बातचीत करेगा, दुनिया भर के नेता लोग आके बातचीत करेंगे, ठीक है, दुनिया भर के नेता, ये प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के नेता आके यहाँ पे बातचीत करेंगे कि भैया आपके देश में गवर्नेंस कैसी, मतलब एआई कैसा काम कर रहा है, आप एआई को कैसे सही से इस्तेमाल करते हो, आप एआई के, आपको एआई से क्या नुकसान हो रहा है आज की डेट में, जैसे जॉब बहुत सारी खतरे में है भाई एआई की वजह से। तो इन सारी चीजों पे बातचीत करने के लिए, ताकि एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल सके, दूसरा पैनल यहां पे डिसाइड किया गया है, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, डायलॉग का मतलब क्या होता है, बातचीत, ग्लोबल लेवल पे बातचीत करेंगे, किस पॉइंट पे, एआई के गवर्नेंस पे, एआई के शासन पे, क्लियर है पॉइंट यहां पे। और पहला वाला जो था वो रिसर्च करेगा एआई पे, यानी एआई पे रिसर्च करेगा और ये एआई के बारे में सारे देश मिलकर यहां पे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को ही दोनों पैनल है भाई साहब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर व्हाट, ठीक है, विल बी योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों ही दोनों आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपके लिए, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिफेंस मिनिस्ट्री टू इंप्रूव वेटरन सर्विसेज, ठीक है, वेटरन सर्विसेज। अब देखिए किस संगठन ने पूर्व सैनिक सेवाओं में सुधार के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज का, पार्टनरशिप का, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है ये, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है, क्लियर पॉइंट बच्चे, ठीक है। तो यानी कि पार्टनरशिप कर रहे हैं कौन, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस मिनिस्ट्री किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है, क्या करने के लिए, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके वेलफेयर के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं, उन बेचारों को, वो तो बेचारे यार उनको क्या पता कि एआई क्या होता है, उनको क्या पता कि इस बैंक में सर्विसेज किस किस तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, वो तो बेचारे 10 साल 15 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। और जमाना कब बदला है, इंटरनेट कब बदला है, जियो ने जब फ्री में देना शुरू कर दिया है तब, यानी 2017-18 के बाद ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है इंटरनेट के फील्ड में, जो उन लोगों को नहीं पता। तो यार वो सर्विसेज का फायदा कैसे उठाएंगे, वो जैसे मेरे दादाजी हैं, अगर आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनकी उम्र है भैया 85 साल, वो इंटरनेट की सर्विसेज कैसे उठाएंगे, उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिल सकता भाई, ठीक है। तो ये उनको बेनिफिट देने के लिए, यानी कि जो वेटरन्स हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं सैनिक, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए या फिर उनके परिवार वालों को बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है, एग्रीमेंट साइन किया है, और वो क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेबोरेटरीज हैं, या जितने भी ये आपका खाने पीने से लेकर के डिपार्टमेंट है, उन सबकी क्वालिटी चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक NABL है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं NABL, ठीक है, NABL क्या होता है, ठीक है, नेशनल एक्रेडिटेशन, ठीक है, और ये आपका बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी की क्वालिटी डिसाइड करता है ये। अब देखिए मेरी किडनी खराब हो रही है कि नहीं हो रही मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं किसी लैब में जाऊंगा, चेकअप कराऊंगा, लैब वाला मुझे रिपोर्ट देगा। अब वो लैब वाले की क्वालिटी कैसी है हमको कैसे पता, क्या पता उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो, उसकी मशीनें खराब हो, वो 3rd क्लास क्वालिटी इस्तेमाल करता हो, और मैं बिल्कुल फिट हूं, उसने बोल दिया जनाब आपकी तो किडनी जा रही है, ठीक है, बाय बाय बोल रही है, बहुत जल्दी रामनगर पहुंचने वाले हो आप, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, घबराऊंगा और ज्यादा पैसे देकर इलाज करने की कोशिश करूंगा, नहीं, उस लेबोरेटरी की क्वालिटी को कौन जज करेगा, तो यहां पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जज करेगा, जिसको कब बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री, याद रखना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाथ मिलाएंगे, ठीक है, किसके लिए, ताकि वो जो वेटरन्स हैं हमारे, ठीक है, याद रखना, वेटरन सर्विसेज देने वाले जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जा सके, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि हेल्थ में दिया गया, ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में उनको क्या क्या और फैसिलिटीज मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे पेंशन हो गया, ठीक है, पेंशन की बात की जाती है, अभी एक पेंशन आई थी 1 रैंक 1 पेंशन, ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन, ठीक है। इन सारे मुद्दों पे कौन इसको असिस्ट करेगा, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे कौन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, कि भाई इनको और बेहतर सर्विसेज हम लोग कैसे दे पाएं, इनकी क्वालिटी को और इंप्रूव कैसे हम लोग कर पाएं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, इससे बेनिफिट किस किस को मिलने वाला है, 63 लाख लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, 63 लाख परिवारों को बेनिफिट मिलेगा, यहां पे याद रखना कितने, 63 लाख, ठीक है, याद रखना 63 लाख लोगों को यहां पे बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर विल बी योर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज, स्पीड ज्यादा तो नहीं है? अगर स्पीड ज्यादा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि और स्पीड कम कर लूं, लेकिन हाँ, स्पीड कम करने का मतलब है एनर्जी लेवल डाउन होना, ठीक है, जो कि नहीं करना है भाई साहब, ठीक है। चलो नाउ, व्हाट डज आई ई एस एच स्टैंड्स फॉर, यानी आई ई एस एच का फुल फॉर्म क्या है, यहां पे आपको बताना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, इंडियन एम्प्लॉयमेंट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी सर्वे ऑफ सर्वे हब, ठीक है। चलिए बच्चे, तो करेक्ट आंसर विल बी योर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। सर ये होता क्या है? करेक्ट आंसर तो ठीक है, ये होता क्या है, तो देखिए यहां पे क्या किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है आरबीआई के द्वारा। कौन करता है? एक सर्वे करेगा आरबीआई, ठीक है। कैसा सर्वे करेगा बताता हूं, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, एक सर्वे करेगा, ठीक है, हर 3 महीने पे, क्वार्टरली करता है, ठीक है, क्वार्टरली सर्वे करता है, याद रखना, क्वार्टरली सर्वे करेगा और हर 3 महीने पे करेगा। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने पे एक सर्वे करता है, ठीक है, याद रख लेना। अब इसमें नाम देखो किसकी बात हो रही है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की, यानी कि ये क्या, ये सर्वे करेगा तो किस लिए करेगा, कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, ठीक है, इसका क्या करेगा, ये क्या रिसर्च कर रहा है, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, रिसर्च करेगा। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कितनी रहेगी, किस लिए सर्वे, किस लिए किया जाएगा, ताकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को हम लोग जान सकें। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन यानी कि आने वाले समय में महंगाई कितनी बढ़ेगी, ठीक है, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर 3 महीने पे आरबीआई सर्वे करता है। अब इस 3 महीने में की जो सर्वे है, इसमें आरबीआई क्या करेगा, हाउस होल्ड के पास जाता है, घर घर जाता है। जैसे जनगणना होती है ना, आपके घरों में लोग आते हैं, जी जनाब बताइए कितने मेंबर हो, क्या क्या काम करते हो, इस तरीके से लोगों से पूछा जाता है कि जनाब एक बात बताइए, ठीक है, राम सर एक बात बताइए, रहीम सर एक बात बताइए, ठीक है, या फिर मोहनलाल, सोहनलाल या कमला देवी, सबसे बातचीत की जाएगी कि आपको क्या लगता है कि महंगाई कितनी बढ़ सकती है। तो भाई आम जनता है, साग सब्जी रोटी दाल चावल खरीद रही है, एजुकेशन फीस भर रही है, उसको ज्यादा पता है कि महंगाई बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। तो ये बहुत सारे लोगों से पूछ पूछ के महंगाई को क्या किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई 2% बढ़ेगी, कि 4% बढ़ेगी, कि 6% बढ़ेगी। क्लियर पॉइंट यहां पे, इसीलिए यहां पे ये सर्वे ऑफ हाउस होल्ड नाम दिया गया है। क्या? सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड का सर्वे करके हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन का अंदाजा लगाएंगे। मान लो कि ये सर्वे में पता चला कि भैया 8% का महंगाई बढ़ने वाली है, ठीक है, अरे बाप रे 8% की महंगाई बढ़ने वाली है, भाई ये तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कह रखा है कि महंगाई कितनी होनी चाहिए, 2% और 6% के बीच में होनी चाहिए। 4% है तो दिस इज द बेस्ट कंडीशन, बट अगर 4% नहीं है तो 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। भाई यहां तो 8% की होगी, तो अब आरबीआई क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी इसको ध्यान में रख करके। क्लियर पॉइंट, कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी यहां पे नियम कानून लगा देगी कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो यहां पे महंगाई को इन्फ्लेशन कंट्रोल की कोशिश की जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल की कोशिश की जाएगी। और इन्फ्लेशन कंट्रोल तब करोगे ना भाई जब आपको पता है कि कितनी महंगाई हो रही है। क्लियर पॉइंट। इसके लिए 19 शहरों के लोगों को टारगेट किया गया है। कितने? 19 सिटीज। पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि यहां पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड में कितने शहरों को एग्जामिन किया गया है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी 19 सिटीज। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे, यानी 19 शहरों के लोगों के पास जाया जाएगा, आरबीआई जाएगा, इनके लोग जाएंगे, सर्वे करेंगे, महंगाई का पता लगाएंगे, उसके हिसाब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएंगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग देखना सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है बच्चे। नाउ अगला सवाल, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? याद रखना, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हमारे भारत में। ठीक है बच्चे। तो आपके ऑप्शंस हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? याद रखना, चिल्ड्रन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। अच्छा चलो, बाल दिवस सभी को पता है, चाचा नेहरू के बर्थ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। कहते हैं चाचा नेहरू बच्चों को बड़ा प्यार करते थे, ठीक है, तो इसलिए मनाते हैं। तो सवाल ये है कि कब मनाते हैं? ठीक है, कब से शुरुआत की गई थी? तो 1964 में उनकी डेथ हुई थी और 1964 से ही हम लोगों ने मनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 27 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? 27 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? जल्दी से बताओ आप लोग। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपको
एक काम करो आप लोग इसको ना कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है बच्चे, कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। वैसे मैं चलो यार लिख ही देता हूं, ठीक है। वर्ल्ड लेक डे मनाते हैं, ठीक है, आप लोग पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। वर्ल्ड लेक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये 23 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर बच्चे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं सर, ठीक है, मनाते तो हैं। अब क्यों मनाते हैं और किस साल से इसको शुरुआत किया गया था मनाना, सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाते हैं किसके उपलक्ष्य में, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो थे हमारे, ध्यानचंद जो थे, ठीक है, कौन थे, हॉकी विजार्ड जिनको कहा जाता था, हॉकी के बेहतरीन बेस्ट प्लेयर कहा जाता था। कहा जाता है एक इवेंट था जब जर्मनी में हॉकी खेल रहे थे तो भैया गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल दागे जा रहे थे। उसके बाद इनको हिटलर ने बुलाया कि भाई साहब आइए हमारे कैबिन में, हमसे बात कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए, आपको हमको बात करनी है। अब भाई मेजर ध्यानचंद की धड़कनें 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगी। क्यों, हिटलर इतना क्रूर इंसान, हिटलर ऐसा वैशी दरिंदा इनको बुला रहा है। फिर हिटलर इनको बोला कि भाई साहब देखिए आप हॉकी के बेहतरीन प्लेयर हैं, आप जर्मनी के लिए हॉकी खेलिए, जर्मनी की टीम बनाइए और आपको भारत के अंदर में जितना मिलता है ना तनख्वाह वगैरह जो भी फैसिलिटीज, वो सारों से ज्यादा मैं आपको दूंगा। हिटलर सोचिए इतना क्रूर बंदा, ठीक है, वो किसको ऑफर कर रहा है, मेजर ध्यानचंद को ऑफर कर रहा है। और उस क्रूर हिटलर के सामने मेजर ध्यानचंद खड़े रहे और बोला कि देखिए जनाब, ठीक है, मेरा देश मुझे बनाए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने देश को बनाऊं ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ऑफर दिया, आप हिटलर हैं, आप महान हैं, लेकिन हाँ मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं अपनी हॉकी टीम के साथ खेलूंगा, भारत की हॉकी टीम के साथ खेलूंगा और उसे ही लीड करूंगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि उस मैच में, ठीक है, जूते फिसल रहे थे तो मेजर ध्यानचंद ने जूते उतार करके वो मैच खेला और मैच में जीत हासिल करवाई। ये है मेजर ध्यानचंद और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, ठीक है बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे 29 अगस्त, क्लियर पॉइंट, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे करा तो जाता है, ठीक है, याद रखना, लेकिन इनके नाम पे एक और भी हम लोग इवेंट का बात करते हैं जो हमारे खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है, जो इसको क्या बोलते थे हम लोग, राजीव गांधी, ठीक है, याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न की बात कर रहे हैं, खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये शुरुआत की गई थी 1991 से लेकर 1992 में शुरुआत की गई थी, ठीक है यार, 1991-92 में, लेकिन इसको 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। किसका नाम बदल दिया गया, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, खेल रत्न अवार्ड, याद रखना, अवार्ड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं आज की डेट में। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखेगा, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी यहाँ पे बच्चे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, पसीना, अरे मैं ढक्कन खोल रहा हूं, ढक्कन खोला ही था, ठीक है बच्चे। चलिए चलो ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में दिया जाता है और इन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे में क्या क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में एक मिशन लॉन्च किया था, 2019 में एक मिशन लॉन्च किया था, याद रखना, ठीक है, 2019 में एक मिशन लॉन्च किया था। नाम क्या है, फिट इंडिया मिशन, नाम क्या है, फिट इंडिया मिशन, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, नाम क्या है, फिट इंडिया मिशन। अब ये फिट इंडिया मिशन को ही आगे बढ़ाते हुए 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स जो डे मनाया जा रहा है, इसमें थीम क्या रखी है, थीम याद रखना, ठीक है। तो इस साल की जो थीम होगी बच्चे वो रहने वाली है, इस साल की जो थीम रहने वाली है 2025 की, वो रहने वाली है 1 घंटा खेल के मैदान में। क्या, 1 घंटा खेल के मैदान में, खेल के मैदान में ये थीम रहने वाली है, ये बात आप याद रखना, 1 घंटा खेल के मैदान में ये थीम इसकी रहने वाली है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए
अब देखते हैं ये थीम क्यों रखी गई है। तो सरकार ने बोला है भैया, सरकार ने क्या, मनसुख मांडविया जो है उन्होंने बोला है, ठीक है, नाम लिख ही देता हूं, मनसुख मांडविया साहब ने क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे मनसुख मांडविया साहब ने क्या बोला है, मनसुख मांडविया साहब ने बोला है कि भाई साहब हम अपने जीवन में रोज 1 घंटा अगर निकाल देते हैं ना, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए, खेल के मैदान में पसीना बहाते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग स्वस्थ हो रहेंगे, डेफिनेटली हम लोग हेल्दी रहेंगे, हमारा खर्चा बचेगा इलाज वगैरह का, सरकार के ऊपर बोझ कम होगा। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है, क्या थीम रखा गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अच्छा, इसका मोटो भी रखा गया है, एक मोटो, ठीक है, तो मोटो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बच्चे, मोटो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार का मोटो क्या है, ठीक है, यानी कि इस गेम का मोटो क्या है, याद रखना, मोटो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है बच्चे। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अगला सवाल आता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जन विश्वास बिल 2025। जन विश्वास बिल 2025, जन विश्वास बिल 2025 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। तो देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प और बड़ी ही प्यारी बात है यहाँ पे कि एक इंसान जा रहा है कुत्ता लेके सड़क पे, उसके हाथ में रस्सी है और वो कुत्ते को लेके जा रहा है, ठीक है, उसको अचानक से ही पुलिस ने पकड़े, तुम अपने कुत्ते को ट्रेनिंग ढंग से नहीं दियो, ये उधर उधर भटक रहा है, ए चलो कुत्ते को जब्त करो, इसको जेल में बिठाओ, ये है कानून, ठीक है। एक गाय वाला है, ठीक है, सड़क पे या फिर गली में गाय को दूह रहा है, दूध निकाल रहा है, पुलिस वाले, ए तुम सड़क पर दूध निकाल रहे हो, ऐसा करो, इसको लेके जाओ, ठीक है, इसकी गाय को जब्त करो, इस बंदे को जेल में डालो, 5,000 का जुर्माना ठोक दो, ठीक है, ये सारे कानून हैं भारत के अंदर में, याद रख लेना। अब ये इतने छोटे छोटे कानून, बंदा पॉकेट मार रहा है, उसको 3 साल के आप लोग जेल डाल रहे हो, तो ये इससे दिक्कत क्या हो रही है कि इससे ना कोर्ट के ऊपर, कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हो गए, इतने सारे केसेस पेंडिंग हो चुके हैं कि भाई अब कोर्ट को मुश्किल हो रहा है केसेस को सॉल्व करना, ठीक है, याद रखना। तो ये बिल इसलिए लेके आया गया है कि कोर्ट के जो वजन है, कोर्ट का जो बोझ है, उसको कम कर दिया जाएगा। और कोर्ट का वजन कम कैसे किया जाएगा, जितने भी छोटे मोटे अपराध हैं, कितने छोटे मोटे अपराध हैं, ठीक है, उनकी सजा को, उनके इम्प्रिजनमेंट में जो कैद की सजा वो हटा दो, ठीक है, क्या करो, कैद की सजा को हटा दो, कैद की जो सजा थी ना उसको आप हटा दो, और सिर्फ क्या दो, पेनल्टी लगाओ, ठीक है, क्या दो, पेनल्टी लगाओ, नोटिस दो उनको या फिर वार्निंग दो उनको, ठीक है। तो क्या, अब देखिए, मान लीजिए आज के डेट में 10 गाय वाले, 10 कुत्ते वाले, 10 पॉकेट मार को मैंने पकड़ लिया, 30 लोग हो गए, अब इन 30 लोगों पे मुकदमा चलाऊं मैं, तो सोचो वो मुकदमा चलेगा 2 महीने 3 महीने, भाई कोर्ट के पास यही काम रह गया है क्या, नहीं, आप वो 30 मुकदमे कोर्ट तक नहीं लेके जाओगे, ठीक है, एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में जाओगे, उस पर पेनल्टी लगा दे, तुम गाय दूह रहे थे ना सड़क के किनारे, तुम 2,000 रुपए पेनल्टी दो और छोड़ दो उसको, कोर्ट के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक है, नोटिस दे दो उसको, अगली बार नहीं होना चाहिए, याद रख लेना, ठीक है, तुम्हारा नाम गाम दे दो, आधार कार्ड उस पर लिख के दे रहे, अगली बार पकड़े गए तो तुमको पेनल्टी दी गई, पेनल्टी और ज्यादा लगेगी, ठीक है, या फिर वार्निंग देके छोड़ दो ना, कोर्ट के ऊपर ये नहीं बोझ डालना है, याद रख लेना। तो जो आपका ये जन विश्वास बिल है ना, इसी को संशोधित करता है, इसी को चेंज करता है, याद रख लेना। क्लियर पॉइंट। तो ये क्या होता है, तो ऑप्शन क्या है, इंट्रोड्यूस न्यू क्रिमिनल लॉ, डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस एंड सिंप्लीफाई लीगल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, याद रखना कि डीक्रिमिनलाइज यानी अपराधों को अपराध मुक्त करना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करना, अपराधों को अपराध मुक्त करना, यानी कि उसको अब डीक्रिमिनलाइज कर दो, अपराध मुक्त कर दो, क्या अपराध मुक्त कर दो, यानी कि भैया जो अभी ये आपका गाय दूह रहा है उसको अपराधी मत बोलो, पेनल्टी लगा दो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है, बाइक पे जा रहा हूं, तो मैं अपराधी थोड़ी हो गया यार, नहीं, अपराधी नहीं हूं मैं भाई, ठीक है, हेलमेट नहीं है, पेनल्टी लगा दो, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो यहां पे इस तरीके के केसेस, पता है, जान के हैरानी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, 3,60,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, 3,60,00,000 केसेस पेंडिंग हैं, और इस तरीके के 880 केसेस हैं, कितने, 880 ऐसे केसेस हैं जो कि अरेस्ट, मतलब इस तरीके के 880 कानून है भारत के अंदर जो कि जिसमें अरेस्ट पॉसिबल है, कितने, अरेस्ट पॉसिबल वाले कितने हैं, अरेस्ट पॉसिबल वाले कितने हैं, 880 कानून हैं। तो भैया सरकार ने देखा कि अननेसेसरीली फालतू में ही हमारे कोर्ट के ऊपर बोझ पड़ रहा है, और यार लोग यार गलती होती है, गलती और अपराध में फर्क है, आप लोगों ने गलतियों को भी अपराध की लिस्ट में डाल दिया है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो यार लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे
डिसाइड किया गया जन विश्वास बिल जो है, ठीक है, इसको पेश करके कि नहीं अब हम लोग ना डीक्रिमिनलाइज करेंगे, यानी अपराध मुक्त करेंगे अपराधी मामलों को। ठीक है, कुत्ता घुमा रहा है बेचारा, ठीक है ना, कुत्ता इधर उधर हो गया, उसको पेनल्टी ठोक दो। ठीक है, कुत्ते ने जाके कहीं पोटी कर दी, बीट कर दिया पार्क में, खराब हो गया पार्क, उसको पेनल्टी कर दो। यूं थोड़ी इसका कुत्ता जब्त करो, इसको जेल में डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जन विश्वास बिल, ठीक है, लोगों का विश्वास कानून में बढ़ाने के लिए ये बिल लेके आया गया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जन विश्वास बिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चे? यहां पे चलिए आगे देखते हैं कि कितने केसेस को यहां पे अमेंड किया गया है, कितने सारे केसेस को अमेंड किया गया, याद रखना। ठीक है, तो 355 ऐसे केसेस हैं, ठीक है, जिनमें चेंज किए गए हैं। कितने कानून? 355 ऐसे कानून है जिनमें चेंज किया गया है। 355 कानून, लॉ को यहां पे चेंज किया गया है। ठीक है, और इन 355 में ठीक है, याद रखना कितने, दो हिस्सों में बांटा गया। 288 को तो हटा ही दिया गया है, 288 को हटाया गया है, और जो आपका 67 बचा हुआ है उसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, यानी कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जन विश्वास बिल किस लिए है, तो आप क्या बताओगे, अपराधों को अपराध मुक्त करना और कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, ये इसका लक्ष्य है। कितने कानूनों को अमेंड किया गया है, तो 355 कानूनों को अमेंड किया गया है, यानी कि 288 को तो खत्म ही कर दिया गया है, 67 को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दोबारा से लागू किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, एक एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देने वाले हो। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये आपका आज का सेशन था। आई होप वेरी एनर्जेटिक रहा है। ठीक है, मुझे तो मजा आया भैया, आपका मुझे पता नहीं। ठीक है, और अगर आप लोग सही में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप लोगों को सही में सिलेक्शन चाहिए, ये नहीं कि मम्मी पापा ने भेज दिया, पैसे दे रहे हैं, अपन ऐश कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, बंदा बंदी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको भाई इसी जोश के साथ पढ़ना पड़ेगा, इसी जुनून के साथ पढ़ना पड़ेगा और आगे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।